आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण खत्म हो चुका है। 54% से कुछ ज्यादा वोटिंग हुई है। पटना जिले में सबसे कम हुई है। अब जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, पॉडकास्ट में मैं नितिन ठाकुर आपको ये जानकारी दे रहा हूं। इसके बाद हो सकता है कुछ नए आंकड़े आए, कुछ नई चीजें जुड़े। हमारे साथ हैं अपूर्व भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपूर्व जी। धन्यवाद नितिन जी। अपूर्व जी का जो परिचय है वो तो यही है, एक तो कि अपूर्व जो है वो डेटा एनालिस्ट हैं और एनालिटिक्स को लेकर उनका जो नजरिया है बहुत सराहा जाता है। सोशल मीडिया पर भी वो लगातार लाइव करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, यूट्यूब के जरिए भी जुड़ते हैं और चुनाव ही नहीं बल्कि तरह तरह के डेटा को एनालाइज करते हैं। उनसे कुछ जो संदेश निकलते हैं, संकेत निकलते हैं, उन्हें डिकोड करते हैं, आसान भाषा में बताते हैं। और हमने सोचा कि जब चुनाव चल रहे हैं बिहार में भी, घर में भी और बाहर भी, अमेरिका में भी, तो ऐसे में अपूर्व भारद्वाज जी से बात करनी ही करनी चाहिए। और आज जो बात है वो तो बिहार पर हो रही है। दूसरे चरण का फेज जो है, दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो खत्म हो गई जैसा मैंने बताया। तो अपूर्व जी से तो मैं सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि सर, फर्स्ट फेज की वोटिंग भी हमने देखी, सेकंड की भी देखी, अभी ये 2 फेज हुए हैं। ये नहीं पूछूंगा आपसे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि ऐसी कोई भी भविष्यवाणी करना तो मूर्खता होगी। लोकतंत्र है, आखिरी फेज तक भी चलेगा मामला, यानी लास्ट फेज जो थर्ड फेज है। आप तो मुझे बस ये बताइए कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो डेटा आपके पास आया है, जो नंबर्स आपके पास आए हैं, जो आंकड़ा मौजूद है, उसे देखकर आप क्या 2, 3, 4, 5 मुख्य बातें बताना चाहते हैं? नितिन जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैंने 2 चरणों में, मतलब दूसरा चरण तो अभी सब समाप्त हुआ, वो अपडेट होगा वो कल तक शायद। तो कमोबेश मतदान की जो दिशा है वो उतना ही है जो जो फर्स्ट फेज में हुआ था। लेकिन जो मैंने जो 2-3 चीज देखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और शायद बहुत लोग चूक रहे हैं उसको, कि पहले जो फेज में वोटिंग बढ़ा है, लेकिन वोटिंग बढ़ा है केवल 1.20%। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है और बहुत बड़ा कोई वोटिंग परसेंटेज भी नहीं है जो इस पे हम लोग बातचीत करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किस दौरान हो रहा है। ये उस दौरान हो रहा है जब लॉकडाउन के कारण बहुत सारी शंकाएं मतदाता के दिमाग में है और वो फिर भी इन सब चीजों को खारिज करते हुए पोलिंग बूथ पे आया और उसने वोट दिया। और यही सबसे महत्वपूर्ण इस चुनाव की घटना है। और डाटा वाइज मुझे भी ये बहुत हतप्रभ कर गया। मैं सोच रहा था कि मतदान का प्रतिशत कम से कम 5 से 6% घटेगा, लेकिन उल्टा हुआ। और ये काफी अच्छा है लोकतंत्र के लिए भी, और काफी अच्छा है कि लोगों में उत्साह नजर आया। और कुछ लर्निंग्स आपके लिए जो रही होंगी? लर्निंग्स इसमें यह है कि मुझे एक अजीब सी एक चीज दिखी कि लोगों में एक बेचैनी थी, और इसमें काफी एक चीज बहुत महत्वपूर्ण डाटा है उसमें नितिन जी, कि युवा जो वोटर है, कमोबेश आप समझिए कि हर विधानसभा में अगर बिहार की देखें तो 70,000 युवा वोटर है जो 30 के अंदर आते हैं, जिनकी एज 30 के अंदर आती है। जी हाँ। प्रवासी मजदूर आए हैं, वो करीबन 18 लाख हैं, उसमें से 80% अभी भी बिहार में है। अच्छा। वो भी महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा आंकड़ा है एक। और आज ये तो सच बात है कि इस मायने में अलग है ये सब, कि पहले जो लोग बाहर नौकरी करते थे वो जरूरी नहीं है कि इलेक्शन टाइम में घर जाएं और वोट करें, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से एक बहुत बड़ी आबादी जो अपना रोजगार खो चुकी है वो अपने गांव में है, अपने घरों में है, और वो लोग भी मतदान कर रहे हैं। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो लॉकडाउन था और ये जो रोजगार उनका गया, क्या ये सब फैक्टर्स उनके वोटिंग के रुझान को प्रभावित करते हैं? मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि युवा और ये जो प्रवासी मजदूर का जो वोटिंग का मूड होगा, वो पैटर्न होगा, वो चुनाव की दिशा तय कर दिया। मतलब वो पहले फेज में शायद कर भी दिया है और दूसरे फेज में वो मेंटेन रहा है। और क्योंकि पहला फेज कंपैरेटिवली अगर हम थोड़ी राजनीति की बातें कर लें तो वो पहले फेज में जो यूपीए का स्ट्रांग होल्ड था, और सेकंड है फेज में अभी तो मेरे पास आंकड़े में देख रहा हूं, तो महागठबंधन कहिए आप। हाँ, महागठबंधन बोलता हूँ अभी, कि महागठबंधन जो राजद, कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है, उन्होंने अच्छा किया और
और दूसरे फेज में मुझे लग रहा है कि दोनों की पोजीशन बराबर है। जो थोड़ा घाटा हुआ था वो थोड़ा सा रिकवर किया है। किसका घाटा हुआ था पहले फेज में, आपको क्या लग रहा है? पहले फेज में मेरे हिसाब से घाटा हुआ था एनडीए को, और खासकर सबसे ज्यादा घाटा हुआ था जदयू को। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बहुत सारे थोड़े आंकड़े हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है प्लीज। तो इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट ये है कि जदयू और जो राजद है वो आपस में 77 विधानसभा सीटों में लड़ रहे हैं, और इनका जो वोटिंग बेस है वो, क्योंकि बिहार का सामाजिक समीकरण ये है कि 52% ओबीसी और ईबीसी मतदाता हैं, और उसमें भी 26% ओबीसी हैं और 26% ईबीसी। तो 26% जो ईबीसी हैं उसमें सबसे नीतीश कुमार ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, और जब 26% ओबीसी में अब बीजेपी का कोर वोटर जुड़ जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग, मतलब बोलते हैं कि इनविंसिबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन को क्या जातिगत बैरियर को तोड़कर युवा मतदाता दूसरी जगह वोट करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बिहार में कुछ नया इतिहास रचा जा रहा है, और वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब महिला वोटर का भी आप समझ लीजिए कि महिला वोटर, नीतीश कुमार ने 3 वोट बैंक बनाए थे अपने, और अपने गवर्नेंस से बनाए थे कि महिला वोटर, आप देखिए कि 2010 में 10% महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया था पुरुषों के बनिस्बत, और 2015 में 7%। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी खड़ी कर ली जो एक जातीय जो सामाजिक समीकरण है बिहार के, उसको तोड़ती थी। वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पे हो या मंदिरा की जो उन्होंने शराबबंदी की थी उसके मुद्दे पर है, उन्होंने बिहार में एग्रेसिवली वोट किया था जेडीयू को। और वो वोटर जो है वो इस बार कितना निकला है, और मेरे हिसाब से जो फर्स्ट लिस्ट का डाटा है वो कम निकला है महिला वोटर। कमोबेश सेम है, ज्यादा राइस नहीं आया। जो पहले एक असाधारण जो घटना घटी थी 10% और 7%, उसने बिहार में नीतीश कुमार को बहुत एज दी थी। तो वो उसका जो ब्रेक इवन हो गया है। इस बार महिला वोटर्स की तादाद नहीं बढ़ी है, प्रतिशत में जो कमी नहीं है तो बढ़ोतरी भी नहीं है। ज्यादा नहीं बढ़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बड़ा होगा, लेकिन 1-2% मान सकता हूँ। लेकिन इतना 7 से 10% का जो हाइक हुआ था लास्ट 2 विधानसभा चुनाव में, इतना नहीं हुआ। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज के आंकड़े भी और थोड़े से अपडेट हो जाएं तो हम पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा क्या या नहीं रहा, फर्स्ट और सेकंड दोनों का बताइए, ये भी क्लियर कर दीजिए साथ में। 1.20 बढ़ा है, और पिछली बार से 2015 ना केवल विधानसभा से, लोकसभा से भी ज्यादा बना 2019 में जो, और ये तब हुआ है जब कोरोना का कॉल चल रहा है। वो तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। हाँ, तो दूसरा जो फेस है उसमें भी कमोबेश उतना ही मतदान है, और 1-2% का कुछ अंतर होगा ऊपर नीचे। तो महिलाओं की बात हो गई, आप ये कह रहे हैं कि इस बार महिलाओं का जो रहा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, जो लगातार पिछले 2 चुनाव में देखने को मिला। यूथ जो है, वो लोग जो रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर गए थे, उन्होंने बड़ी मात्रा में वोट दिया इस बार, क्योंकि वो घर पर ही थे, है ना। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा भी कोई और वर्ग है क्या जिसके बारे में बात करना चाहते हो डेटा के हिसाब से? एक और वर्ग है जो मतलब सामाजिक समीकरण की बात कर लें, क्योंकि सामाजिक समीकरण है कि पिछले बार जब चुनाव हुए थे 2010 में एक बना, क्योंकि हम एक जब चुनाव में हम जब देखते हैं तो कुछ सीटों को बहुत नजदीकी से देखते हैं। तो एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है विधानसभा में झांझर, जहाँ 40% यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, और वो पिछले चुनाव में भी आरजेडी उसका कैंडिडेट हार गया था, आरजेडी का, और जबकि वो नीतीश कुमार के साथ में लड़े हुए थे। इस बार वो सीट क्या करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 40% और आपका कोर वोट बैंक है वहां पर, उसके बाद भी आप चुनाव हारे थे। तो वो सीट बताती है कि कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहे हैं, कैसे जाति के समीकरण काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यादव मुस्लिम का जो इनका जो माई समीकरण है वो फर्स्ट फेज में तो काम किया है। सेकंड फेज में इतना पेनिट्रेशन नहीं था, लेकिन अपर कास्ट का वोट लोजपा ने, शायद मेरे हिसाब से लोजपा बहुत वोट काट रही है भारतीय जनता पार्टी, और जेडीयू जहां खड़ी हुई है वहां पर लोजपा खड़ी हुई है। तो लोजपा जेडीयू बीजेपी के अगेंस्ट तो खड़ी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के जितने कोर वोटर हैं वो एलजेपी की तरफ मूव हो रहा है, और जितना मूव होगा जेडीयू को उतना नुकसान होगा। और ये देखिए कि जो सारे चरण हैं
और भाजपा खड़ी है, सभी चरणों में उसके अपने अपने प्रत्याशी खड़े हैं। ये जो सेकंड फेज था, इसमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी एनडीए में अगर बात करें तो भाजपा के खड़े थे, सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़ रहे थे। एक तो ये बात हुई। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था, और आपको तो पता ही होगा कि चाहे पिछला चरण हो चाहे ये वाला हो, पिछले चुनाव में महागठबंधन ने बाजी मारी थी, लेकिन चूंकि इस बार जेडीयू एनडीए के साथ है तो समीकरण कुछ अजीबोगरीब सा हो गया है। तो डेटा एनालिस्ट कुछ कंफ्यूज हैं क्या सर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा नितिन जी, जो मैं बताने वाला था कि जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू बहुत अच्छे से चुनाव लड़ती है, और उसमें वोटिंग जो वोट ट्रांसफर हो जाता है बीजेपी का जेडीयू इजीली आसानी से हो जाता है, ठीक है, और जदयू को बहुत फायदा होता है। और लेकिन जब जदयू जब आरजेडी के साथ लड़ती है तो उसको इतना फायदा नहीं होता है, जेडीयू का वोट ट्रांसफर हो जाता है आरजेडी को, तो आरजेडी को ज्यादा फायदा होता है। तो ये जो, क्योंकि आरजेडी का एक मजबूत वोट बैंक है, तो जेडीयू का वोटर जो ईबीसी जो वोकल नहीं होता है, साइलेंट होता है, वो उसको वोट ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन बीजेपी के साथ में बीजेपी का वोट ज्यादा ट्रांसफर होता है। तो जो ये कॉम्बिनेशन बना है, इनविंसिबल तो है, अच्छा कॉम्बिनेशन है और 15 साल से टाइम टेस्टेड है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें हो गई है कि इसमें इस बार नया फैक्टर, 2 फैक्टर बहुत काम कर रहे हैं। एक तो युवाओं का रोजगार का और चिराग पासवान का, तो वो कितना डेंट करेगा जेडीयू को, इस चुनाव की कहानी वहीं पर है। अच्छा, एक बात तो है, मतलब एक पॉलिटिकल कमेंट कर रहा हूं, हालांकि इसके बाद सवाल पर आऊंगा। ये देखिए कि जेडीयू की सरकार है बेसिकली, मोटा माटी देखी जाए तो, है ना, नीतीश कुमार की सरकार है, वो बने रहे इसकी कोशिश कोई नहीं कर रहा। बेसिकली बीजेपी हमेशा वहां छोटा भाई बनकर तो नहीं रहना चाहेगी। वो जैसे महाराष्ट्र में उसकी एक पोजीशन थी, वो शिवसेना का छोटा भाई बनकर नहीं रहना चाहती थी। जाहिर है बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, कहीं भी होगी, उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है। तो बिहार में वो चाहते होंगे कभी ना कभी कि अब है रोल कि हम बड़े भाई का निभा लें। दूसरा, चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो भाजपा के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार को वो भी गिराना चाहती है। और आरजेडी की बात कहें या फिर कांग्रेस की, वो तो कोई बात कहने की है ही नहीं, वो तो चाहते ही है नीतीश कुमार जाए। और जो तीसरा मोर्चा है, उसमें भी अगर आप उनके टेरिटरी को देखें, वो जिन वोटों को अपील करते हैं, जिन वर्गों को अपील करते हैं, यदि उनकी बात करें तो उनका भी जो स्वाभाविक गठबंधन, अगर हम बात करें जो बाद के चुनाव में अलायंस हो सकता है, तो मैं अपने यहाँ के भी कई पत्रकारों से पूछ रहा था, तो वो भी महागठबंधन से नैसर्गिक है, आराम से हो जाएगा। लेकिन उनके लिए भी बड़ा कठिन है कि वो जेडीयू के साथ जाएंगे, क्योंकि वहां उपेंद्र कुशवाहा हैं जो नीतीश को बिल्कुल पसंद नहीं करते फिलहाल। तो कोई भी हो वो साथ जा सकता है, लेकिन नीतीश को गिराना हर कोई चाहेगा। केवल भाजपा ही है जिसको आप संदेह का लाभ दे सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले जहाँ संदेह आपको भारतीय जनता पार्टी पे करना था, तो वो नहीं चाहती कि नीतीश कुमार आ जाए। उससे कुछ कारण थे जो हम राजनीतिक कमेंट ज्यादा मैं करूंगा नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार एक सत्ता में, तो एंटी इनकम्बेंसी, ये पहली सरकार है जिसके प्रति बहुत गुस्सा है। 80% जनता में, जितने भी ओपिनियन पोल्स आप देख लीजिए और जितने भी सर्वेस हुए हैं, उसमें ये बात बहुत प्रमुखता से उभर के आई है कि 80% से 80 या 70% के आसपास के लोग इनसे नाराज हैं। क्योंकि बिहार में एस्पिरेशन पॉलिटिक्स, अब एस्पिरेशन चल रही है, मतलब उम्मीदों की राजनीति चल रही है। जब उम्मीदों की राजनीति आती है तो युवा बीच में आ जाता है। तो युवा वाला, क्योंकि 30 साल की उम्र की युवा 70,000 है और वो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो चाहता है कि नौकरी मिले उससे, और सरकारी नौकरी मिले। ये देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी को पिछली बार जेडीयू ने बड़ी खूबसूरती से जज्ब कर लिया। उसने अपने साथ आरजेडी को ले लिया, जो बेसिकली वहां पर विपक्ष का नेतृत्व कर रही पार्टी थी। तो वो जो असंतोष था सरकार को लेकर, लोगों ने इधर वोट ना देकर उधर दिया और दोनों मिलकर सरकार बना लिया। तो पहले तो किसी तरह मैनेज हो गया, लेकिन अभी होना बड़ा कठिन है। फिर भी कई लोग जो है वो कह रहे थे, जो ग्राउंड पर बात कर रहे हैं, हमारी कई टीम्स हैं वहां पर, लल्लन टॉप की टीम है, हमारी बात होती है, आज तक की टीम है, बिहार तक की टीम है, वो ये कह रहे थे कि नाराजगी तो है सरकार को लेकर, वो नीतीश के प्रति है, लेकिन भाजपा के प्रति नहीं दिखती है। लोग वहां वोट देते हैं। हाँ, वो है। पिछली बार भी हुआ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की रैलियों में बहुत भीड़ आ रही थी, तो लोगों को लगा कि कर लें, क्योंकि बिहार का जो सामाजिक समीकरण है वो बड़ा, मतलब आपको बता दिया कि 52% के आसपास तो वहां पर है।
तो जब से कर्पूरी ठाकुर आए हैं और उसके बाद में बिहार में कोई मतलब 15-20-30 साल का इतिहास उठा लिए आप कि कोई अपर कास्ट का सीएम नहीं बना वहां पर। और ये बहुत सामाजिक और ये जमीनी हकीकत है कि वहां बनेगा भी नहीं अगले 15 साल। क्योंकि आप लालू यादव इसके बारे में तमाम बातें कर लिए, उन्होंने एक आवाज दी है गरीबों को और शोषित, और वो आवाज ऊपर तक गई है। ये गरीबों को भी पता है, उनके पर जो आरोप लगे वो अलग कहानी है, जो अलग चीजें हैं। लेकिन ये बात है कि बिहार का जो पिछड़ा वर्ग था, उसे लगता है कि लालू यादव ने उनकी आवाज को आगे किया है। तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है एक कि ये जो बिहार का सामाजिक समीकरण है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सूट किसे करता है सबसे ज्यादा इन कॉम्बिनेशन में? अभी तो मेरे अगर आप कागज पे समझेंगे तो सबसे ज्यादा सूट करता है एनडीए को। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सामाजिक समीकरण टूट रहा है, वो तोड़ रहे हैं लोग जो चाहते हैं, जिन्होंने देखा ही नहीं कि वो 15 साल का जंगल राज जो तथाकथित जंगल राज के बारे में बात की जाती है, उन्होंने देखा ही नहीं। क्योंकि आप समझ लीजिए कि 12 लाख तो नए वोटर हैं। पूरी पीढ़ी बदल गई है, ठीक बात है। पूरी पीढ़ी बदल गई है। जैसा फर्स्ट टाइम वोटर नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा था, वैसा ही फर्स्ट टाइम वोटर तो बिहार में है। वो तेजस्वी या शायद चिराग के साथ खुद को ज्यादा सामंजस्य स्थापित करता देखता पाता होगा। उसे नहीं याद है कि लालू का कोई दौर था जिसमें कोई जंगल राज नाम की चीज थी। बिल्कुल सही बोला। इसमें मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा दे देता हूँ, क्योंकि डाटा पे बात चल रही है कि 365 चुनाव हैं भारत में अभी तक 1952 से लेकर 2019 तक। ओके। और उसमें आप समझिए कि 62% जो इन चुनावों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसमें केवल 35% सत्ताधारी दल जीता है उसमें। अच्छा, बेसिकली मत प्रतिशत बढ़ने या घटने, और जब घटा है तो उसमें केवल 40% वो जीता है। मतलब जब बढ़ता है तो सरकार गिरती है, जाती है। ऐसा नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ। ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ने घटने से, लेकिन हाँ, ये अगर मार्जिनल 4-5% बढ़ा हो घटा हो सके। लेकिन अब आप समझिए कि 2014 का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि 2014 में 12% वोट प्रतिशत बढ़ा यूपी में। ठीक है। और 11% ही नए वोटर आए थे। ठीक है। आप समझिए कि ये आंकड़ा कहाँ शिफ्ट हुआ, जहां यूपी में सरकार बदली ना सर, पर सरकार तो बदली। सरकार बदल गई ना सर, यही तो बोला हाँ, मैं नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसमें क्लियरिटी चाह रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि जब वोट परसेंट बढ़ता है, नहीं पूरी बात मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि वोट परसेंटेज बढ़ता है, वो एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ कि वोट परसेंट जब बढ़ता है, 365 चुनाव हुए और 62% चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, उसमें 35% सत्ताधारी पार्टी जीता। अब बिहार का भी ले लीजिए आप कि 15 चुनाव हुए, उसमें 10 बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, उसमें 6 बार जीता सत्ताधारी दल, 4 बार हार गया। तो 4 बार हार गया। इसको तो खैर बिहार को अगर अलग कर लें तो कुछ और कहता है, लेकिन मोटी तस्वीर ये कहती है कि लोग अगर घर से बाहर निकले, ज्यादा वोटिंग की, तो जो सरकार में दल है वो हारेगा। ये भी जो 2010 का चुनाव था वो उसके आपकी जो हमारी जो अवधारणा है उसको गलत करता है, उसको गलत ठहराता है। हाँ, वो एग्जैक्टली बिहार को अगर आप देखते हैं उसको गलत ठहराता है। लेकिन अवधारणा यही है कि अगर ज्यादा लोग वोट देंगे तो वो सरकार के खिलाफ गुस्सा है। प्रो इनकम्बेंसी भी होती है कि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है सरकार के प्रति। तो 2010 तो सर देखिए, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। आप खुद देखिए, हंग असेंबली, हंग पार्लियामेंट हम देखा करते थे, अब कहाँ होता है? तब कितना आप पूछ रही हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ बिहार में हमेशा हंग असेंबली होती है। किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला लालू के बाद। ये बहुत लोग बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन को मिल जाता है, कॉम्बिनेशन, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला लालू यादव के बाद में। 1995 में मिला था उनको, उसके बाद नहीं मिला। तो अच्छा, ये बहुत बड़ा पिछली बार लेकिन बिहार के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल गलत हो गए थे, फेल हो गए थे, उसकी क्या वजह है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ओपिनियन पोल्स और जो एग्जिट पोल होते हैं वो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मत प्रतिशत। लोग सीट्स पर चले जाते हैं क्योंकि सीट्स की एक्स्ट्रापोलेशन भी होती है और उसको कई लोग उत्साह में दिखा जाते हैं कितना है होता है, क्योंकि ये डाटा काम करता है। आप कितनी क्वालिटेटिव सैंपलिंग कर रहे हो और कितना अच्छा सैंपलिंग कर रहे हो, कितना अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्शंस में जा रहे हो, कितने लोगों तक कि इसमें एलआईजी ग्रुप है, एमआईजी ग्रुप है, जातियों में कहाँ तक जा रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने सैंपलिंग सही की है और सवाल सही पूछे हैं तो एक साइंस है, विज्ञान है, वो गलत नहीं होता है।
लेकिन उसके बाद मैनिपुलेशन होता है, सीट्स के बारे में उपयोग होता है, क्या होता है वो अलग कहानी है। लेकिन ये बात है कि अगर आपने विज्ञान को बिल्कुल एज इट इज लिखा तो मेरे हिसाब से मार्जिनल एरर 2-3% ही रहना चाहिए। लेकिन क्या उल्टा हो जाता है, बिहार में पिछली बार सारे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल फेल हो गए थे, क्या 1-2 चुनाव उनको छोड़ के, 31 को छोड़ के शायद हुआ होगा, तो बाकी सारे फेल हो गए थे क्योंकि उन्होंने आप लोगों को अपने हिसाब से, आप जब विश्लेषण करते हैं तो विचारधाराओं को अपने घर छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। वो पूरा विज्ञान है, उसको विज्ञान की तरह लेना चाहिए। अगर विज्ञान कह रहा है कि सैंपलिंग में डाटा ये आ रहा है तो आपको एज इट इज उसको फार्मूले में लगाकर लोगों को दिखाना चाहिए, होता कुछ और है। इसी वजह से ओपिनियन और एग्जिट पोल्स, और सवाल किससे पूछ रहे हैं आप एक बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके 5,000 का सैंपल ले रहे हैं और आप आरजेडी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके, जहाँ आरजेडी का स्ट्रॉन्ग है वहां 1,000 का सैंपल ले रहे हैं, तो डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए आपको क्वालिटेटिव नहीं, आप विज्ञान की बात कह रहे हैं वो तो है ही, मतलब सैंपल उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विज्ञान में समझाया जाता है। सैंपल की साइज पे नहीं जाना चाहिए, सैंपल साइज को मतलब नहीं है, कितना क्वालिटी, डाइवर्सिफाई जो आप कह रहे थे, डाइवर्सिफाई और डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है सैंपलिंग। जी हाँ। अच्छा, और मैं कह रहा था ये कि आप जिस विज्ञान की बात कह रहे हैं वो पश्चिम में तो बहुत फला फूला है और सर्वे एजेंसी यहाँ है, बहुत काम करती हैं, चुनाव में ही नहीं करती, मतलब हमारा इंटरेस्ट अचानक जाग जाता है चुनाव के वक्त, उसके आगे पीछे हम लोग ज्यादा देखते नहीं है कि सर्वे एजेंसियां क्या कर रही। तो पश्चिम में तो ठीक है, यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, काम बढ़िया चलता रहा। अगर इंडिया की बात करूं, और प्रोफेशनली आप वहीं से आते हैं, आपका पूरा बैकग्राउंड है, पढ़ाई लिखाई है, बढ़िया एनालिसिस करते हैं, मुझे बताइए कि भारत के लिहाज से अगर मैं पूछूं तो यहाँ कैसे, मतलब चुनाव में डेटा का उपयोग किस तरह होता है, उसका इतिहास क्या है, कैसे होता रहा, आपकी अपनी निजी राय क्या है इस पर? देखो, भारत में चुनाव का मतलब डाटा बेस्ड स्ट्रेटेजीज जो बोलते हैं, वो रणनीतियां मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया 2014 के चुनाव में। उन्हें बाकायदा टीम में हायर किया, नहीं किया मैं शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन उनकी बहुत अच्छी डाटा एक टीम थी, जो सोशल मीडिया वाली टीम थी, IT उन्होंने बहुत ही प्लानिंग वे में काम किया, उन्हें इन्फ्लुएंसर क्रिएट किए, उन्होंने पूल वाइज डाटा इकट्ठा किया, और उन्होंने जो आप बोले पन्ना प्रमुख जो बोलते हैं आप, पेज प्रमुख जो बनाया उन्होंने, जी हाँ, उस पे बहुत हर वार्ड में, हर मोहल्लों में, और उन्होंने काफी इस पे काम किया। वो डाटा की हर मोहल्ले में, और एक क्या होता है कि एक ओपिनियन मेकर होता है, उसको इन्फ्लुएंस करके आप बहुत सारी चीजें करवा सकते हो। जैसे आपने किसी के यहाँ एक मोहल्ले में डॉक्टर हैं जिसके यहाँ लगातार लोग जाते हैं, उसका ओपिनियन चेंज हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, इस बार तो कुछ हम बदलने वाले हैं यार, ये तो नहीं होगा, तो उससे लोग अपना मन बनाते हैं। तो ये काफी सोशल मीडिया पे, IT पे, और उन्होंने काफी डाटा पे स्ट्रेटेजी की। एक शब्द उपयोग होता है हमारे यहाँ की डाटा पुलिंग। तो डाटा पुलिंग होती है कि हम डाटा पुल करते हैं, तो वो जब डाटा पुलिंग का बहुत अच्छा उपयोग किया, फिर उसके बाद डाटा मतलब माइनिंग किया, तो उसके डाटा के बेस पे स्ट्रेटेजी की इस पर्टिकुलर विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, उन्हीं को पुश करना है, उन्हीं को मैसेजिंग देनी है, उन्हीं को उसी प्रकार की मैसेजिंग देनी है। एक बाकायदा स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। इसीलिए 2014 में जो टारगेट बनाए गए थे मोदी जी द्वारा, वो अपने अचीवमेंट पर सफल हुए, और उनका तो अच्छा, लोग चुनाव वाकई जीतते हैं, मतलब इतना डेटाबेस होता है उन पर काम बिल्कुल, मेरे हिसाब से डाटाबेस स्ट्रेटेजी ही, पॉलिटिकल पार्टीज को डाटाबेस स्ट्रेटेजी पे काम करना ही होगा। 10-15 साल से इंट्रोड्यूस हुआ है भारत में, कहें तो। हाँ, नहीं, 2009 में लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसी कमरे में बैठ के डाटा स्ट्रेटेजी नहीं बनती है, सर्वेस करने पड़ते हैं, सैंपल से इकट्ठे करना, और एक आपको प्रोफेशनल टीम हायर करनी पड़ती है जो काम करती है डिजिटल मीडिया पे, और अब तो सोशल मीडिया भी हो गया है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिखा था फेसबुक पे कि गूगल का ट्रेंड एनालिसिस क्या कह रहा है। एक पार्टी है जो लगातार अप कर रही है, वो क्योंकि लोग सर्च करते हैं गूगल पर सर्च करते हैं, उसका ट्रेंड एनालिसिस होता है। तो एक पार्टी का मोमेंटम बढ़ रहा था और एक पार्टी का मोमेंटम घट रहा था। वो पार्टी थी, मोमेंटम जिसका बढ़ रहा था वो आरजेडी थी, और जिसका घट रहा था वो जेडीयू था। तो जेडीयू अपने लोकप्रियता के शिखर पे थी एक साल पहले, आज बॉटम पे है। आरजेडी बहुत पीक कर गई, और आज मैं आपको 4-5 दिन पहले का आंकड़ा दे रहा हूँ, तेजस्वी यादव लोकप्रियता के मामले में डिजिटल पे नीतीश कुमार से 5% आ गए हैं। और ये बहुत बड़ा, क्योंकि 2 तरह का ट्रेंड एनालिसिस। डर तो ये लगता है ना सर कि डिजिटल पर तो बहुत सारे लोग ताल ठोक लेते हैं, अब वहां कितने लोग निकल के उनके लिए वोट डालेंगे,
ये मेजर ये अंतर है पश्चिम और भारत में, जो आपने पूछ लिया ना मुझसे। क्योंकि जैसे अमेरिका में, मैं आपको हम तो कल बात करेंगे उसमें अच्छे से, लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है कि एक बिग डाटा एनालिसिस बोल रहे हैं कि ट्रम्प चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि उनका जो डिजिटल डाटा का हमने एनालिसिस किया है उसमें ट्रम्प को काफी बढ़त है, वो 240 या 230 इलेक्टोरल वोट से जीत जाएंगे। इलेक्टोरल वोट्स पिछली बार ट्रम्प पॉपुलर वोट में हार गए थे और इलेक्टोरल वोट में जीत गए थे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हाँ इस बार भी वो जीत जाएंगे बाय नैरो मार्जिन। और लेकिन जो इकोनॉमिक्स टाइम, वहाँ का टाइम इकोनॉमिक्स है, और जो भी CNN के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो बता रहे हैं कि बाइडेन आगे हैं। तो मेरे हिसाब मतलब हाँ वो सही बात है आपकी कि वहां पर जो लोग हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और वही वोटर भी हैं, तो लगभग सभी के पास इंटरनेट का एक्सेस है, सब लोग वहां पर कामकाज करते हैं इंटरनेट पर ज्यादातर। और तो जो वहां पर राय रखते हैं वो महत्वपूर्ण है, वोटर की असली राय मानी जा सकती है। भारत में इस तरह नहीं है। भारत में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक भीड़ है, जो क्राउड है, वो अलग तरह के लोगों का है। और जो लोग जैसे 50%, 52%, 53% वोट डालते हैं, उनमें से बहुत सारे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बेचारे हलचल करते नहीं है, लेकिन वोट वही डालते हैं। अब वोट से ही सरकारें बनते बिगड़ती हैं। पर ये बदल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। क्योंकि मैंने 2019 में नितिन भाई डिजिटल डाटा के हिसाब से ही बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट की थी, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सारी चीजें सही भी हुई। तो प्रेडिक्शन दोनों को मिला के की जाती है। तो अभी कुल मिला के आपके 2 फेज का जो था, मैंने जितना समझा सुना, आखिरी चरण में हमारी बातचीत है, कल यूएस की करेंगे, तो अभी और 3rd फेज जब होगा तब जरूर और करेंगे बिहार के। तो अभी तक जो आप कह रहे थे उसको हम यहाँ क्रमशः छोड़ते हैं। आपने जो कहा उसका सार मैं बस इतना बता दूं कि आप ये कह रहे हैं कि पहले फेज में जो नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा, आप मानते हैं कि उसने उठाया, दूसरे में उसने पूरा कर लिया है कुछ हद तक। ठीक है, इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। 3rd फेज जरा निपट जाए, फिर आराम से तसल्ली से करेंगे। इस बातचीत को क्रमशः के नुक्ते पर छोड़ते हैं। अपूर्व मेरे साथ थे, अपूर्व भारद्वाज इंदौर से जुड़े हुए हैं, और मैं नितिन ठाकुर हूँ। ये पॉडकास्ट है, हम बिहार पर बात कर रहे थे, डेटा के नजरिए से बात कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है आपको कुछ नई चीजें समझने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी। और अगर आपको पसंद आया हो, ना भी पसंद आया हो, तो भी हमें लिख सकते हैं। radio@aajtak.com हमारा ईमेल आईडी है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम हैं, वहां पर भी आपके जो भी रिएक्शंस हैं, रेस्पॉन्स हैं, जरूर लिखिए। और अपूर्व जी को हम फिर से लेके आएंगे, तो उनके लिए कोई अगर सवाल हो मन में तो लिख दीजिएगा, मैं जवाब लूंगा, और अगले पॉडकास्ट में उसका जवाब अपूर्व से लेंगे। जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्व जी वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। ये है पॉडकास्ट, सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।